ज्ञानेश कुमार की धमकी पर राहुल ने पलटवार किया है कि पूरा देश चुनाव आयोग से हलफनामा मांगेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी और ज्ञानेश की है या फिर असली मुद्दा हमारे लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में और बिहार में बनेगी तब चुनाव आयोग से हलफनामा मांगा जाएगा। अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो ये सख्त कार्रवाई भी होगी। राहुल गांधी इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार, बताइए क्या आप बीजेपी के नेता बन चुके हैं? आप खुद हलफनामा दीजिए कि रिटायरमेंट के बाद देश नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी का कोई लाभकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। इधर बाकी विपक्ष भी अब सक्रिय हो गया है। खबर है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहा है। हाँ, नंबर विपक्ष के पास नहीं है, जीत मुश्किल है, लेकिन विपक्ष ये जरूर मानता है कि अब सरकार को एसआईआर पर चर्चा करनी पड़ेगी, जिससे वो पहले बच रही थी। जिससे अब फिल्मी डायलॉग मारने वाले ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष की दलीलें जनता सुन पाएगी और मन में जो शंकाएं हैं वो दूर कर पाएगी। हो सकता है कि विपक्ष परेशान करे, बहस से दर्द हो ज्ञानेश कुमार को या मोदी सरकार को, लेकिन यह भी हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार जी एक और फिल्मी डायलॉग मार दें कि ज्ञानेश को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता से डायलॉग से मर्द हटा दें और ज्ञानेश लगा दें। अब सवाल उठता है, क्या संसद में होने वाली यह बहस ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा करेगी और मोदी सरकार को एक्सपोज कर देगी? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बातें जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंच रही हैं या पहुंचेंगी, या फिर सरकार फिर वही पुराना राजनीतिक इतिहास दोहराएगी और चर्चा को गोल कर देगी कि 50 साल पहले ये हुआ था, 20 साल पहले आपने ये किया था? वो हो सकता है। राहुल का ज्ञानेश कुमार पर पलटवार या कहीं जवाबी धमकी ये क्या कहती है? सवाल कई हैं, उनके जवाब देंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि राहुल का पलटवार क्या कहता है, कि राहुल ने जो एक हिसाब से पलटवार में धमकी भी दी है जो कि ज्ञानेश कुमार ने पहले दी, तेजस्वी का बयान क्या कहता है, और उसके बाद दूसरी बातें करेंगे। आशुतोष सर। बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि अब एक निर्णायक लड़ाई की तरफ देश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निर्णायक इसलिए क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने रिएक्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से जन अधिकार रैली निकालने का काम किया है और उनको जिस तरीके का समर्थन मिलना शुरू हो गया है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सत्ता पक्ष विपक्ष चुनाव आयोग के बीच में जो एक सूत्र था, जो एक कम्युनिकेशन था, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यानी दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं है, किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और लोकतंत्र के अंदर अगर कम्युनिकेशन टूट जाए सत्ता पक्ष विपक्ष संस्थाओं के बीच में, तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र किसी लंबी निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे एग्जैक्टली उसी तरीके की सिनेरियो दिखाई पड़ रही है जब मैं बच्चा था और 1970-72 के बाद की बातचीत है। उस वक्त भी इसी तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में पूरी तरीके से कम्युनिकेशन टूट चुका था। एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। सत्ता पक्ष यानी इंदिरा गांधी और उनके साथ के लोग लगातार उस वक्त के विपक्ष को विदेशी हाथ की साजिश करने वाला बता रहे थे कि उनके आंदोलन के पीछे विदेशी लोग हैं, फॉरेन हैंड है, इस तरीके की बातें की जाती थी। और अंत में सड़क पर आंदोलन उतरा और इतना भयानक आंदोलन होने लगा कि इंदिरा गांधी के पास कोई विकल्प नहीं था और उनको आपातकाल लगाना पड़ा। और जब चुनाव हुआ तो उनकी बुरी तरीके से हार हुई। मैं आज ये कोई भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी के आने वाले दिनों में कोई हार होने वाली है, क्योंकि अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक बड़ी संजीदगी के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे, अगर संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग विपक्ष को नजरअंदाज करना शुरू कर दे। मैं कई बार कह चुका हूं, हो सकता है विपक्ष के सारे आरोप बेबुनियाद हों, बकवास हों, लेकिन अगर आप उनको नजरअंदाज कर दें, उनको एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बात करने लगे, तो फिर यह सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि क्या आप सत्ता पक्ष के साथ मजबूती के साथ हैं या विपक्ष की परवाह भी करते हैं। यह कहते हुए तकलीफ होता है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्ञानेश कुमार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो सत्ता के एक तरीके से कठपुतली की तरीके से दिखाई पड़े हैं और उनको विपक्ष कोई चिंता नहीं है। अब सत्ता पक्ष को सबक सिखाने के लिए, या यूं कहें कि इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह बनाने के लिए विपक्ष के पास क्या विकल्प हो सकते हैं।
विकल्प के पास दो विकल्प है, एक वो सड़क पर उतरे और दूसरा संसद के अंदर इसका विरोध करे। सड़क पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पहले से ही उतरे हुए हैं। 300 सांसदों ने मार्च भी किया था। संसद के बाहर वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। संसद के अंदर जो विकल्प है, यानी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो ये है कि अगर चुनाव आयोग उनकी बात नहीं मानता है और अगर उनको लगता है वो पक्षपाती है या उनके खिलाफ दुराग्रह से काम कर रहा है, तो फिर उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाना चाहिए। और अब विपक्ष उसी दिशा में बढ़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि इंपीचमेंट मोशन से क्या होगा, क्योंकि वहां पर तो सत्ता पक्ष के पास, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास, नरेंद्र मोदी की सरकार के पास बहुमत है। बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुमत है, इसलिए ज्ञानेश कुमार जी अपने पद से हटा ही नहीं जा सकते, इसलिए उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, लोकतंत्र के अंदर मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक मैसेज को जितने तरीके से है उतने तरीके से जनता के बीच पहुंचाया जाता है। जब सत्ता पक्ष के खिलाफ, माफ करिएगा, जब विपक्ष इस मसले पर ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ महाभियोग लेकर आएगा तो उस पर चर्चा देश के अंदर होगी, जैसी कि चर्चा हो रही है, और उससे ये संदेश मजबूती के साथ जाएगा, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से विपक्ष उनके खिलाफ ये लाने के लिए मजबूर हुआ है। तो ये बात सच है कि कुछ नहीं होगा, उनका पद से हटा ही नहीं जा सकते। लेकिन विपक्ष ने अगर उनके प्रति लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर दिया है तो ये अपने आप में ज्ञानेश कुमार जी के लिए बहुत ही अप्रिय बात होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि इतिहास में उनका आकलन बहुत अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी लगातार आक्रमण कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, और ये बात हमें पता है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उन्हें पता है। ये नीचे तक बात पहुंच पाएगी ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग के खिलाफ कि ये हो रहा है कि हालांकि बिहार में तो वो सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन वो केवल बिहार है। बाकी जगह पर वो कह रहे हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार आएगी, बिहार में भी आएगी। एक बार को बिहार में आप एक्टिव है मान सकते हैं, जनता तक बात पहुंच पाएगी। गोदी मीडिया तो साथ में है नहीं, सोशल मीडिया ही है बस। देखिए, अगर ये सवाल आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पूछा जाता कि भाई चुनाव आयोग को लेकर आपके मन में किसी तरीके का कोई संदेह है, तो लोग ये कह सकते थे कि ठीक है, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो जो सीएसडीएस का सर्वे आया था 2019 से लेकर 2024 के बीच में, चुनाव आयोग की साख और विश्वसनीयता लगातार नीचे गिरती जा रही है। मैं फिर उसको दोहरा दूं, लगातार चुनाव आयोग की साख और विश्वसनीयता नीचे गिरती जा रही। पिछले दिनों जो 2 बड़े वाकये हुए, एक बिहार के अंदर जिस तरीके से एसआईआर को लागू करने की कोशिश की है और तमाम अड़ंगेबाजी के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए कि क्यों उन्हें 65 लाख लोगों का जो वो ड्राफ्ट लिस्ट में जो नाम है उसको पब्लिक करना चाहिए और ये बताना चाहिए किस आधार पे आप लोगों के नाम को वहां से एक्सक्लूड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कम से कम रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कह दिया गया कि भाई ये तो संवैधानिक मामला है, ये तो हमें कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। तो लोगों के मन में संदेह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, आपसे आधार कार्ड लागू करने की बात कर रहा है, उसे आपसे कह रहा है कि आप 65 लाख लोगों के नाम पब्लिक करिए, वो कारण बताइए जिस वजह से उनके वोट काटे गए हैं या काटे जाएंगे, आप क्यों नहीं बताते? तो लोगों के मन में संदेह पुख्ता होता जा रहा। फिर सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो लगातार एसआईआर को लेकर लगातार हमारे तमाम बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या अपनी रिपोर्टों के माध्यम से लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि एसआईआर बहुत गलत तरीके से वहां किया जा रहा है और उसकी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। तो एक तो ये एसआईआर का मसला होगा जिसकी वजह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा होता जा रहा है। दूसरा प्रश्न जो है, महादेवपुरा में जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन किया था, पीपीटी प्रेजेंटेशन किया था, वो बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत ही प्रभावी था। जो भी उसको देखेगा उसके मन में जरूर ये संदेह पैदा होगा कि जरूर कहीं ना कहीं चुनावी जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी की जा रही है। अब लोगों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में वक्त लगेगा, क्या ये जो गड़बड़ी हो रही है वो सरकार के इशारे पर हो रही है, क्या चुनाव आयोग की इसमें कोई मिलीभगत है, या जो स्थानीय कर्मचारी हैं, जो लोग इस वोटर लिस्ट को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनकी अपनी नाकामी या इनकॉम्पिटेंस है उसकी वजह से हो रहा है। जब राहुल गांधी इसकी जांच की मांग करते हैं और इलेक्शन कमीशन उसमें हीला हवाली करता है, वो हलफनामे का बहानेबाजी करता है और वो सीसीटीवी फुटेज में माँ बहनों की प्राइवेसी खतरे में पड़ेगी इस तरह की बातें करता है, तब लोगों के मन में सवाल और पुख्ता हो जाता है कि आप जांच से क्यों भाग रहे हैं, आप जांच क्यों नहीं करवाते हैं। अगर राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं तो जांच करके उनको पकड़िए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए।
आप जांच नहीं होने दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एसआईआर और उसके साथ साथ महादेवपुरा वाला जो राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन था, इन दोनों की वजह से जनता के बीच में निश्चित तौर पर संदेश जा रहा है और जनता निश्चित तौर पर इस पूरे मसले पर बहस मुबाहिसा कर रही है और उसके मन का संदेह बढ़ता जा रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। अब राहुल गांधी उसको सड़क तक लेके गए हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो जिन जिन इलाकों से वो गुजरेंगे वहां पर यह मुद्दा बहुत गर्मजोशी के साथ बहस होगा, क्योंकि वो सीधे वोट चोरी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है और बीजेपी की सरकार बनवाने में मदद कर रहा है। तो ये जनता के बीच में मुद्दा जाएगा, इसमें कोई दो राय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है और इसकी वजह से बीजेपी को निश्चित तौर पर नुकसान होगा, ये मेरा कहना है। हालांकि ये बात आप कर चुके हैं, उसमें हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर महाभियोग प्रस्ताव आया, जो आपने बात कही कि हाँ विपक्ष के पास उतने नंबर तो नहीं है, लेकिन वो जो दलीलें, जो बहसें होंगी, जो राहुल विपक्ष उठाएगा, बात उठाएगा, जिससे सरकार बचती रही, वो उससे चुनाव आयोग और मोदी सरकार क्या उसकी कलाई खुलेगी? हाँ या ना में जवाब, या थोड़ा बोल भी सकते हैं। और आखिरी बात इसी में एक दो शब्द ही है वो कि जनता के लिए ये महा ऑपरेशन चुनाव आयोग हो जाएगा, जो कि ऑपरेशन सिंदूर था। देखिए, पहली बात तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि सरकार इसे बहस नहीं कराने वाली, बिल्कुल बहस नहीं कराएगी। अगर बहस होगी तो कलई खुलेगी ही खुलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सरकार बहस नहीं कराएगी क्योंकि उसको मालूम है कि बहस कराने पर उसको नुकसान होने वाला है। जहां तक आपने अगला सवाल क्या पूछा था, महाऑपरेशन। मैंने कहा कि अगर दलीलें हुई तो जनता के लिए महा ऑपरेशन हो जाएगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ। नहीं नहीं, वो बहस होगी नहीं, तो इसलिए उस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता कोई बनेगा, इसलिए क्योंकि 2-3 दिन और संसद चलनी है, उसके बाद संसद बंद हो जाएगी, मानसून सत्र खत्म हो जाएगा और इसलिए कोई उम्मीद मुझे दिखाई नहीं पड़ती किसी तरीके की कोई बहस चुनाव आयोग या वोट चोरी को लेके या फिर एसआईआर को लेके या फिर चुनाव आयोग की प्रासंगिकता को लेकर, उसकी निष्पक्षता को लेकर किसी तरीके का मुझे नहीं लगता किसी तरीके कोई बहस संसद के अंदर कराने के लिए मौजूदा बीजेपी सरकार तैयार होगी। अगर तैयार होगी तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगी। बिल्कुल, सबको तो यही लगता है कि किसी भी मुद्दे पर सरकार बहस के लिए तैयार तो बहुत मुश्किल के बाद होती है, पर मुसीबतों के बाद जब लगातार आक्रमण हो जाए, हमला हो जाए, और लगता नहीं कि हाँ बहस के लिए तैयार होगी। लेकिन अगर तैयार होगी, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, महाभियोग प्रस्ताव में नंबर्स पे चाहे विपक्ष हार जाए, लेकिन वहां वो जीत जाएगा। और राहुल गांधी का लगातार हमला सड़कों से और संसद में इधर विपक्ष का हमला, ये बहुत कुछ सियासत के को बदलने में एक हिंट दे रहा है। राजनीति करवट भी ले सकती है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.